Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the chapter number 16 of physics, which is electricity. तो बेटा आज की क्लास में हम electricity chapter number 16 स्टार्ट करेंगे electricity की definition से. As you know guys, in previous class we have discussed the chapter number 14 and 15 of physics, and now we are going to start this class with chapter number 16 electricity. तो बेटा electricity स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जल्दी साइन डाल दिएगा electricity की. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर हम चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर कूलम्स लॉ, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? वो फिजिक्स के ब्रांच जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं इन वेरियस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वो फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी. तो जिस ब्रांच के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करते हैं, उसकी प्रोडक्शन, उसका फ्लो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जहाँ डिस्कस करते हैं, जहाँ स्टडी करते हैं बेटा, उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं. ठीक है, कि करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, कैसे फ्लो करता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में. ठीक है, तो उसको हम बेसिकली उस जहाँ स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी. तो बेटा इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिख लीजिएगा. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, in which we study about the production of an electric current, comma, distribution of an electric current and flow of an electric current, distribution of an electric current and flow of an electric current in various electrical network, in various electrical network. It is a branch of physics in which we study about production of an electric current, distribution of an electric current and flow of an electric current in various electrical network. ठीक है बेटा, तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हमने डिस्कस किया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन, फ्लो, डिस्ट्रीब्यूशन को हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टडी करते हैं. अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो अब चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करते हैं. हिंट डाल देगा इलेक्ट्रिक करंट की. ठीक है बेटा, तो हिंट डाल दें करंट, और यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है बेटा, एक ही बात है. तो करंट क्या है या इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक ही बात है. तो करंट या इलेक्ट्रिक करंट क्या है बताते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड करंट और इलेक्ट्रिक करंट. मतलब पर यूनिट टाइम में जितने भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर के अंदर से, तो वो चार्जेस क्या कहलाते हैं बेटा? वो करंट या इलेक्ट्रिक करंट. एक सेकंड में अगर ज़्यादा चार्जेस पास हो रहे हैं बेटा, ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या है? करंट ज़्यादा. एक सेकंड में अगर कम चार्जेस पास हो रहे हैं, इसका मतलब करंट कम है. तो करंट में हमने क्या डिस्कस किया बेटा? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम. तो किसी भी कंडक्टर के अंदर से एक सेकेंड में पर यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कहलाएगा? करंट. अगर पर यूनिट टाइम में आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं कंडक्टर के अंदर से, तो इसका मतलब क्या है कि करंट कितना है? 12 एम्पेयर का. एक सेकंड में अगर आपके पास के एक सेकंड में अगर कंडक्टर से 15 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, इसका मतलब करंट कितना है बेटा? 15 एम्पेयर का. तो करंट क्या है या इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस का फ्लो पर यूनिट टाइम में जितना होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? करंट या इलेक्ट्रिक करंट. अब ये चार्जेस क्या होते हैं ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. फिलहाल करंट या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लिख लीजिएगा. करंट के बारे में लिखना स्टार्ट करें. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge with respect to time, the rate of flow of charge with respect to time is called as current or electric current. The rate of flow of charge with the rate of flow of charge with respect to time, it is called as current or electric current, is called as current or electric current. ठीक है बेटा, और करके इसकी एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा. करंट की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें, और करके एक और डेफिनेशन लिखिएगा. The flow of charge in a unit time, ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा 1 सेकेंड. द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम, ब्रैकेट में 1 सेकेंड, इज कॉल्ड एज करंट. इनमें से कोई एक डेफिनेशन आप लोग याद कर सकते हैं. द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम, ब्रैकेट में लिखिएगा 1 सेकेंड, इज कॉल्ड एज करंट. अब चलते हैं करंट का सिंबल, फार्मूला और यूनिट जो है वो डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे करंट के सिंबल की,
तो हिंट डाल दिएगा बेटा सिंबल की। करंट का सिंबल देख लिएगा कि करंट का जो सिंबल है वो है बेटा आई, कैपिटल आई, ठीक है। करंट का सिंबल है आई। अगर हम फार्मूला बनाएं करंट का विद रिस्पेक्ट टू इट्स डेफिनेशन, तो फार्मूला क्या बनेगा? करंट में आपने लिखा कि भाई करंट जो है वो क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम। तो क्या है फॉर्मूला, क्या बन जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम या यूनिट टाइम। तो अगर इनको सिंबल्स में लिखें तो करंट का सिंबल है बेटा आई, चार्ज का सिंबल है क्यू, चार्ज का सिंबल है क्यू और टाइम का सिंबल है टी। करंट का फॉर्मूला बन गया क्यू अपॉन टी। अब ये चार्ज का सिंबल क्यू कैसे, अभी हम जब चार्ज पढ़ेंगे इसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा, सही है। इसी तरह अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो बेटा करंट का जो यूनिट है एसआई यूनिट वो है बेटा एम्पेयर, ठीक है। तो एम्पेयर या स्मॉल ए एम पी या कैपिटल ए, कोई भी एक लिख सकते हैं। तो एम्पेयर लिखें, स्मॉल ए एम पी लिखें या कैपिटल ए लिखें, एक ही बात है बेटा। ए एम्पेयर के ऐसा यूनिट है। इसका एक और यूनिट भी हो सकता है, कैसे? अगर हम फॉर्मूले से बनाएं तो चार्ज का यूनिट होता है बेटा कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड भी इसका यूनिट बन सकता है, कूलम पर सेकेंड। ये चार्ज, ये करंट का एक और ऐसा यूनिट हमने यहाँ पे लिख लिया, कूलम पर सेकेंड। अब यहाँ पे करंट में हमने डिस्कस किया चार्ज, तो ये चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? हेडिंग डाल दिएगा चार्ज की, चार्ज को डिस्कस करते हैं। हेडिंग डाल दें चार्ज या बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग डाल दें बेटा चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? अब ये ज़रा समझिएगा बेटा। सपोज़ करें कि हमने एक ले लिया प्रोटॉन, ठीक है, और एक ले लेते हम इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। एक हमने लिया प्रोटॉन और एक लिया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, या फिर दो प्रोटॉन या फिर दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। देखें प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अगर हम लें तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। एक प्रोटॉन लिया इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। दो प्रोटॉन अगर हम लें तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसी तरह से दो इलेक्ट्रॉन अगर हम लें तो ये दोनों पे नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इससे एक चीज़ तो ये पता लगी कि अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करते हैं और अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बेटा ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, या ये फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ये जो फोर्स है बेटा ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चार्जेस के बिटवीन जो अट्रैक्शन, ठीक है, और रिपल्जन है, ये अट्रैक्शन और रिपल्जन क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपको समझ में आ गई कि ये चार्जेस के बिटवीन अट्रैक्शन और रिपल्जन कहलाती है, ठीक है। लेकिन बेटा ये चार्जेस के बिटवीन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बिटवीन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, इसी तरह दो प्रोटॉन के बिटवीन रिपेल करने की और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन रिपेल करने की जो एबिलिटी है, ये अट्रैक्शन और रिपल्जन की जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी क्या कहलाती है बेटा? चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है?
कि दो ऑपोजिट या सिमिलर चार्जेस के बिटवीन अट्रैक्शन और रिपल्जन की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी क्या कहलाएगी बेटा, चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी जो है वो एबिलिटी क्या कहलाएगी बेटा, चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बेटा लिखना स्टार्ट करें। लिखिएगा, द एबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन, the ability of attraction, the ability of attraction produced by the ability of attraction produced by the efficiency or deficiency of an electron, the ability of attraction produced by the efficiency or deficiency of an electron, efficiency or deficiency of an electron is called as charge or electric charge, is called as charge or electric charge। ठीक है बेटा, चार्ज की डेफिनेशन के बाद अब हम चलेंगे चार्ज के सिंबल की तरफ। बेटा चार्ज का जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है बेटा Q, कैपिटल या स्मॉल। ठीक है, अगर एक चार्ज होगा या दो चार्ज होंगे या तीन चार्ज, ठीक है, हम उसको स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे, Q1 Q2 Q3। लेकिन टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं, अगर टोटल चार्जेस हैं, अगर आपके पास 10 चार्जेस हैं तो Q1 Q2 Q3 सबको ऐड करके आपके पास टोटल चार्ज आएगा और टोटल चार्ज को हम कैपिटल Q, तो टोटल चार्ज को कैपिटल Q और सिंगल एक या दो या तीन चार्जेस होंगे उसको Q स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, ये तो हो गया इसका सिंबल। अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो इसके नीचे इसी का SI यूनिट लिख लीजिएगा। चार्ज का SI यूनिट है बेटा, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम और कूलम को C कैपिटल C से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट लिख लीजिएगा कूलम। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन है उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हेड डाल दीजिएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, आप लोगों ने हेडिंग आई होप डाल दी होगी। तो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मींस स्टेशनरी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक मींस स्टेशनरी। इट मीन्स डैट कि स्टेशनरी मीन्स रुके हुए। ठीक है, जो चार्जेस रेस्ट में हो तो रुके हुए स्टेशनरी, रुके हुए या स्टेशनरी चार्जेस के बिटवीन, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लग रही है बेटा वो फोर्स क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी मीन्स रुके हुए, रुके हुए चार्जेस के बिटवीन, स्टेशनरी चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लग रही है बेटा उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बारे में लिख लिएगा बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, द फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस, द फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर हम सिंबल देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सिंबल क्या होगा बेटा, F, फोर्स है। ठीक है, और SI यूनिट न्यूटन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F और यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन। सही है। एंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक नोट भी लिख लिएगा, नोट के एंड डाल के नोट लिख ले कि सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। नोट में क्या लिखना है, सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, नोट अगर आप लोगों ने लिख लिया तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक की हिंट डाल दिएगा।
कूलम्स लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कूलम्स लॉ हिंट डाल दें बेटा। कूलम्स लॉ जो है ये डिपेंड कर रहा है चार्जेस के लॉ पे। आप लोगों ने अगर चैप्टर नंबर 7 के अंदर न्यूटन्स का एक लॉ पढ़ा था ग्रेविटेशन का, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसमें आप लोगों ने जो डिस्कस किया था जिस पैटर्न पे पूरा वो लॉ था, पूरे उसी पैटर्न पे यहाँ पे कूलम्स ने यहाँ पे चार्जेस का लॉ दिया। वहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया, क्या क्या पढ़ के आए थे कि अगर कोई भी दो बॉडीज़ होंगी, ठीक है, एक को नाम देते हैं बॉडी ए का, एक को नाम देते हैं बॉडी बी का। बॉडी ए का मास m1, बॉडी बी का मास m2, ठीक है, उनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होता है r। तो उनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कहलाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन मासेस के प्रोडक्ट से, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी लॉ को यहाँ पे चार्जेस पे एक्सप्लेन किया है। ज़रा देखिएगा, कूलम्स लॉ की हम पहले बनाएंगे डायग्राम, फिर लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट, फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी करेंगे। तो डायग्राम ज़रा देखिएगा। एक लिया आपने पॉजिटिव चार्ज और एक लिया नेगेटिव चार्ज। एक को नाम दे दिया बेटा Q1 का और एक को नाम दे दिया Q2 का। अब दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन दो चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको बेटा हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको अब याद आ गया होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डायग्राम, एक का मास m1 m2, यहाँ पे चार्जेस Q1 और Q2। ठीक है, उनके दो बॉडीज़ के बिटवीन डिस्टेंस R था, यहाँ पे भी दो चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस R है। वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर कोई भी दो चार्जेस हों उनके बिटवीन कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे कूलम्स ने बताया कि दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स होगी वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, और चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी। चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से बल्कि इस डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तब हम लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट, फिर इसका रिलेशन करेंगे ड्राइव। तो हाइंड डाल दिएगा इसकी स्टेटमेंट की। ठीक है बेटा, तो स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं कूलम्स लॉ की। तो स्टेटमेंट लिखने स्टार्ट करें। लिखिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स produced between two charges is directly proportional to their product. The electrostatic force between two charges is directly proportional to their products, is directly proportional to their product. The electrostatic force between two charges is directly proportional to their product. किसके प्रोडक्ट बेटा, चार्जेस का प्रोडक्ट, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा डायरेक्टली, वहाँ पे आपने क्या लिखा है, स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन दैम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन दैम। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ पूरी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, तो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलें, अब डायग्राम आपने बना ली, स्टेटमेंट लिख ली, तो अब चलते हैं इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बेटा। हिंट डाल दिएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की।
अच्छा बेटा, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट के रेफरेंस से। तो हम यहाँ पे पहले तो रेफरेंस देंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आपने दो रिलेशन लिखे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है चार्जेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड में क्या लिखा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर बेटा जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का पहले तो अब क्या करेंगे, इनको कंबाइन कराते हैं, फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे बाय कंबाइनिंग above relations। इनको अगर हम कंबाइन करें तो रिलेशन क्या बन जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर बेटा जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाएंगे। तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज़। और कांस्टेंट जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है यहाँ पे K, कैपिटल K। और ये जो K है ये क्या है बेटा, ये है कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमने यूनिट भी लिख लिया। चलें जी, वैल्यूज पुट करते हैं। बस कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा बेटा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास कूलम्स लॉ का रिलेशन आ गया, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बस यहाँ तक आके कूलम्स लॉ का टॉपिक हो गया बेटा कंप्लीट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करें। और के की जो वैल्यू है ये एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती है, ठीक है। आप लोगों के लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे इसका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। ये टॉपिक सेकेंड ईयर में जाके जब यूज़ होगा तो वहाँ पे इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और वहाँ पे ये वैल्यू यूज़ होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी एहतियातन आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी वैल्यू आई कहाँ से, वे वैल्यू आई है के फॉर्मूले से। तो के का फॉर्मूला क्या है, के का फॉर्मूला है 1/4πε0। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है भाई। तो एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, जो फ्री स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर ट्रैवल करने की जो एबिलिटी है, ठीक है, उस पर जो फोर्स जो उनको मूव करा रही होती है फ्री स्पेस में, वो ये है कि क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट की जगह 4π के साथ, इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो के की वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। तो आप लोगों ने आगे नहीं जाना, आगे सॉल्व नहीं करना है, बस यहीं पर ही कूलम्स लॉ कांस्टेंट के पुट किया, ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट। और यहाँ पे आपके पास कूलम्स कांस्टेंट मतलब कूलम्स लॉ का रिलेशन आ गया, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने एक वैल्यू क्यों बताई है, ताकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं के की वैल्यू 1 है, 1 पुट करें, 1 नहीं है, जो है वो मैंने बता दी, ठीक है। यहाँ तक आके आपका टॉपिक वैसे कंप्लीट हो गया। ये आगे की चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं, याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ तक आके कूलम्स लॉ हो गया कंप्लीट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है बेटा, तो कूलम्स लॉ के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक,
और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। हिंट डाल देंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा कि वो रीजन या वो एरिया या वो फील्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्ट कर रहे होते हैं, तो उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। या इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग की जो फील्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वो फील्ड जहाँ पे एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चार्ज के सराउंडिंग की फील्ड को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। सपोज करें, अभी ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ को एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि भाई आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, इसको हमने एक चार्ज हमने ले लिया, इसको हम कहते हैं यहाँ पे सोर्स चार्ज, क्यू से इसको रिप्रेजेंट किया, इसको हम नाम देंगे सोर्स चार्ज का। ठीक है भाई, सोर्स चार्ज जो सिंपल चार्ज होता है, पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक जो है, जिसके सराउंडिंग की जो फील्ड होगी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपने चेक करनी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि उस वो फील्ड जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, या फिर आपके पास जो है उसके सराउंडिंग की जो फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए हम रखते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है बेटा, हमने टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा। ठीक है, एक हमने लिया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, क्यू नॉट से। ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, हमने टेस्ट चार्ज लिया, तो सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स लगी और टेस्ट चार्ज मूव करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला गया। अब सही है, फिर हमने टेस्ट चार्ज रखा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा बेटा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन जो है सोर्स चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है, तो टेस्ट चार्ज होता ही पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज मूव करते हुए दूर चला गया। फिर हमने रखा यहाँ पे टेस्ट चार्ज को। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज फिर सोर्स चार्ज की तरफ से फोर्स लगी और टेस्ट चार्ज मूव करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर चला गया। सही है, फिर मैंने चार्ज को यहाँ पे रख के देखा। ठीक है, अब भी चार्ज पे फोर्स लगी। सही है, और चार्ज जो है वो मूव करते हुए फील्ड के बाहर चला गया। सही है भाई, फिर हमने चार्ज को यहाँ पे रख के देखा, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स चार्ज पे अट्रैक्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब हमने चार्ज को यहाँ रखा तो चार्ज जो है मूव करते हुए गया। फिर चार्ज को यहाँ रखा तब भी चार्ज मूव करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। चार्ज को यहाँ रखा तब भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मूव करते हुए। लेकिन यहाँ पे रखा तो चार्ज को चार्ज मूव करते हुए नहीं जा रहा, कहीं भी चार्ज पे फोर्स नहीं अप्लाई हो रही। तो इसका मतलब अब ये चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज जो हमने रखा कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो इसका मतलब कि अब ये जो पूरी सराउंडिंग है, ये पूरी जो सराउंडिंग है बेटा, ये पूरी सराउंडिंग क्या कहला रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर अगर चार्जेस होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे सोर्स चार्ज उनको रिपेल करेगा, लेकिन अगर इस फील्ड के बाहर चार्ज होगा तो सोर्स चार्ज उस पे फोर्स नहीं लगाएगा, उसको रिपेल नहीं करेगा। तो इसका मतलब बेटा वो सराउंडिंग, ठीक है, जहाँ पे चार्ज एक्ट कर रहा होता है, या वो सराउंडिंग जहाँ पे एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल। अब अट्रैक्ट कैसे करेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इन चार्जेस को अपने पास क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखिएगा, इट इज़ अ रीजन इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एक्ट। इट इज़ अ रीजन इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एक्ट। ठीक है भाई, और करके एक और डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज़ a region in which electric charge can attract or repel another charge. It is a region in which electric charge can attract or repel another charge is called as electric field. Is called as electric field. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायग्राम भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड टॉपिक है, तो इन डाल दिएगा
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें ना, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ तक है, कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वही काम करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने काम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए हम लेंगे बेटा एक सोर्स चार्ज। उसके लिए हमने लिया एक सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज को हम यहाँ पे Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, ये लिया हमने सोर्स चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी है तो उसके लिए हमने रखा एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, Q0 से। ये हमारे पास है टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब सोर्स चार्ज के सामने रखा टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज की तरफ से लगेगी फोर्स, क्योंकि सोर्स चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव हो, टेस्ट चार्ज होते ही पॉजिटिव है, तो टेस्ट चार्ज मूव करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाएगा। सही है। अब क्योंकि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और जितना करीब रखेंगे उतना दूर मूव करते हुए ये टेस्ट चार्ज जाएगा आगे। सही है। आपने यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखा, सोर्स चार्ज की तरफ से फोर्स लगी और टेस्ट चार्ज मूव करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर चला गया। सही है। फिर आपने चार्ज को यहाँ रखा, तो अब चार्ज पे कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही। अब चार्ज पे जब कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही तो इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो इसका मतलब ये जो पूरी सराउंडिंग है, ठीक है, ये पूरी सराउंडिंग जो है बेटा क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि भाई सोर्स चार्ज की तरफ से जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है, ये टेस्ट चार्ज, तो सोर्स चार्ज की तरफ से जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है वो फोर्स क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि भाई कहाँ तक फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है। अब ज़रा देखें, सोर्स चार्ज की तरफ से टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रही है उसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बेटा, एक फोर्स है। ठीक है, सोर्स चार्ज की तरफ से जो फोर्स लग रही है, ठीक है, सोर्स चार्ज की तरफ से जो फोर्स लग रही है टेस्ट चार्ज पे, वो क्या कहलाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अब जितना करीब होगा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना दूर होगा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होगी। टेस्ट चार्ज और दूर कर दें, यहाँ रखें, तो बेटा इस तरफ से जो फोर्स लगी सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज पे वो कम लगेगी, मतलब चार्ज ज़्यादा दूर तक मूव करते हुए नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो जितना कम डिस्टेंस होगा सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होगी। देखें, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि बेटा वो फोर्स जो सोर्स चार्ज की तरफ से टेस्ट चार्ज पे लग रही है उस फोर्स को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखिएगा। ठीक है भाई, तो डायग्राम अगर चाहें तो बनाना जल्दी से बनाएं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखें। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेटा डेफिनेशन लिखिएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज in an electric field, the force acting on a test charge in an electric field is called as electric field intensity या strength of electric field. The force acting on a test charge in an electric field is called as electric field intensity या strength of electric field. ठीक है भाई, डेफिनेशन के बाद अब हम लिखेंगे इसका सिंबल, फिर इसका करेंगे फॉर्मूला ड्राइव। ठीक है, फिर हम इसका यूनिट बनाएंगे।
ठीक है भाई, तो हिंट डाल दिएगा सिंबल की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो बेटा सिंबल है वो है E, ठीक है, और एक फोर्स है ये, ठीक है। उसके बाद हम इसका बनाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर बेटा किसके, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। और अगर हम इनको सिंबल्स में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल क्या है बेटा, E, फोर्स का सिंबल है F, और टेस्ट चार्ज का सिंबल क्या होता है बेटा, Q0। और करके इनको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है F इंटू 1/Q0। देखिए वैसे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का F/Q0, लेकिन इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। इसको नाम दे देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 का। फिर देखें ये फोर्स क्या है, ये फोर्स कौन सी फोर्स है जो सोर्स चार्ज की तरफ से टेस्ट चार्ज पे लग रही है, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, F का, कि भाई वो फोर्स, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी बेटा, ठीक है। तो ये फोर्स क्या है जो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बिटवीन लग रही है, जो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बिटवीन फोर्स लग रही है उसको हम यहाँ पे किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और सपोज कर लें इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से। तो यहाँ पे बेटा कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ का रिलेशन लिखेंगे F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो कूलम्स लॉ का कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि जो कोई भी दो चार्जेस हैं उनके बिटवीन जो फोर्स लगती है वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। उससे हमने रिलेशन बनाया था। तो जो अब यहाँ पे आपके पास दो चार्जेस हैं उनके बिटवीन जो फोर्स लग रही है तो उसमें कूलम्स लॉ का रिलेशन अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे दो चार्जेस हैं इनके बिटवीन जो फोर्स लग रही है उनके बिटवीन कूलम्स लॉ का जहाँ पे रिलेशन अप्लाई होगा। तो कूलम्स लॉ का रिलेशन दो चार्जेस के बिटवीन अप्लाई होता है, एक को Q1 और एक को Q2 का नाम दिया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं वो Q और Q0 हैं, Q और Q0 है, Q है Q0 है, इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है, R है। तो अब यहाँ पे हमने कूलम्स लॉ का रिलेशन यूज़ किया फोर्स का, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। फिर यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे फ्रॉम या अकॉर्डिंग टू द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द डायग्राम रिलेशन बन जाएगा F इक्वल्स टू K Q0 अपॉन R², ठीक है भाई। तो हमने फोर्स का रिलेशन बना लिया अकॉर्डिंग टू द डायग्राम K Q0 अपॉन R²। Q1 Q2 के बजाय रिलेशन बन गया Q0 अपॉन R²। अब इस रिलेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे बाय पुटिंग दी above value in इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा बेटा देखें बेटा जैसे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे F की, तो इक्वेशन नंबर 1 पहले लिख लेते हैं E इक्वल्स टू F इंटू 1 अपॉन Q0। F की जगह F की वैल्यू आ जाएगी K Q
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और 1 अपॉन क्यू नॉट एज इट इज़। ठीक है बेटा, जो एफ़ की वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हमने बनाई, तो एफ़ की जगह पुट कर दी और क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। 1 बचा, 1 को के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, यूनिट फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, E इज़ इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि भाई के की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स लॉ में पढ़ा था। तो आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहीं आप आंसर छोड़ सकते हैं मैट्रिक लेवल तक। ठीक है, के को अलग कर लेंगे, E इक्वल्स टू के अलग हो गया बेटा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर अलग, और के की जगह के की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों के लेवल तक तो नहीं है, बस मैंने फॉर्मूला ड्राइव करवा दिया आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने यहीं पर छोड़ना है, या फिर डायरेक्ट आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया कि एफ अपॉन क्यू नॉट, यहाँ पे आपने आंसर लिख दिया। और अगर इसका यूनिट बनाए तो यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट कूलम। तो यूनिट क्या बन गया इसका, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ पे ऐसा यूनिट लिख सकते हैं एंड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई, तो ये आपके पास यहाँ तक आके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, तो बस यहाँ तक आके क्लास को एंड करेंगे। आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है का टॉपिक डिस्कस किया, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर कूलम्स लॉ। ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस की। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वोल्टेज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है रेजिस्टेंस का टॉपिक, उससे पहले जो है वो कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और जाते जाते अगर आप लोगों ने लेक्चर लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक नहीं की, तो वीडियो लेक्चर ज़रूर जो है वो लाइक किया करें बेटा। ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में जो है वो शेयर किया करें। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेटा लाजमी पूछा करें, कमेंट कर दिया करें, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस है, उसके थ्रू आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।